ये आपका पहला बड़ा चुनाव है, कैसा लग रहा है आप? खुशी बहुत है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। तो पार्टी के ही भीतर अंतर विरोध शुरू हो गया और एक नेता यहाँ तक बोल दिए कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इतनी छोटी सी ये बात है, पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं है। मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ, मैं कह सकती हूँ, जिसकी कोई विरोध नहीं है। ओके मैम, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यात्रा के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं सब में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, बुरे चीज़ कुछ दिन के लिए हावी रहते हैं, लेकिन बीजेपी बोल रही कि जो न्याय यात्रा है वो राहुल गांधी की नाटक यात्रा है। वो पूरा देश, पूरा दुनिया देख रहा है। राहुल गांधी जी का जो यात्रा है उसकी तारीफ हर व्यक्ति कर रहा है। सुनाई दे रही है पार्टी की ओर से, खासकर कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि जो पिछले बार जो उम्मीदवार थे कांग्रेस की ओर से खेलसाई जी, उन्हें टिकट न देकर इस बार आपको दिया गया है। तो ऐसा क्या उन लोग को लगा, या फिर आप भी अपने आप को दावेदार मार रही थी, तो इसके पीछे का कारण? खेलसाई जी मेरे बाबा हैं, वो वरिष्ठ हो चुके हैं, वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन रह गए, ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। नेता, मंत्री, विधायक और प्रत्याशियों से आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। इसी बीच हम आप पहुँचे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद प्रत्याशी शशि सिंह मैम। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। राजनीति पर चर्चा करेंगे मैम। आप कैसे राजनीति में आए और आगे आपके क्या विजन है राजनीति में आने के बाद, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि शशि सिंह है कौन, जनता कैसे जानेंगे अपने प्रत्याशी को, थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में बताइए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शशि सिंह एक आम लड़की है। मेरी पहचान मैं बोलूँगी कि मेरे पिताजी स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जी से है, जो छत्तीसगढ़ के मंत्री रह चुके हैं, और आदरणीय खेलसा सिंह जी जो हमारे बाबा हैं, इनसे मेरी पहचान शुरू होती है। जी, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ तक की शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे राजनीति में आया? मेरा जन्म स्थल है ग्राम शिवपुर, जो प्रेमनगर विधानसभा में आता है। स्कूलिंग मेरी रायपुर में हुई है और हायर डिग्री, जैसे कि मैंने BCom से ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो दिल्ली से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स किया है, वो भी दिल्ली से ही किया हुआ है। मैम, आपने पढ़ाई बाहर से किए हैं, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो राजनीतिक वाला, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी राजनीति में थे और अजीत जोगी के समय में वो मंत्री पद पे, कैबिनेट मंत्री थे। तो आपका रुचि शुरू से ही राजनीति में था कि ऐसे कुछ घटना घटा जिसकी वजह से आप राजनीति में आ गए? राजनीति शुरू से मेरा इंटरेस्ट नहीं था। पापा को हमेशा देखते थे, फैमिली हमेशा ही पॉलिटिकल रहा है। सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। मेरे फादर जब एक्सपायर हुए उसके बाद सिचुएशन ऐसा हुआ कि किसी को आना है, तो मुझे लाया गया। और उसके कुछ दिन बाद संघर्ष था लाइफ में। फिर जिला पंचायत का मैंने इलेक्शन फाइट किया, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी संगठन में भी रही। अच्छी मार्जिन से जीत कर आई हैं? जी हाँ, जिला पंचायत में मैं अच्छी मार्जिन से जीत के आई हूँ। अभी जो वर्तमान विधायक बुलंद सिंह जी हैं, उनको वो मुझसे हारे थे। हाँ जी, विधानसभा में भी मैंने दावेदारी किया था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें तो टिकट नहीं मिला, लेकिन लोकसभा में टिकट मिल गया। जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैम, आप लोग 2 भाई और 2 बहन हैं, तो आप ही राजनीति में क्यों? जैसे कि आपने बताया किसी न किसी को तो राजनीति में आना था, आप ही क्यों? ऐसा क्या मोमेंट बना कि आप राजनीति में आ गए? देखिए, मोमेंट बस बन गया। मैं बाहर पढ़ी और जब मैं घर आई तो लोग चाहते थे कोई एक किसी को पॉलिटिक्स में आना है फैमिली में। हमारे बड़े भाई है जो फार्मिंग्स देखते हैं और हमारे एक स्कूल है उस पर ध्यान रखते हैं, और एक भाई है जो मुझसे छोटा है। बड़ी दीदी का तो शादी हो चुका था, तो भाई एक छोटा है, बड़ा भाई फार्मिंग में है।
तो लोगों ने कहा कि आप करिए, कई लोग बोलने लगे आप अपने पिताजी की तरह दिखती हैं, ऐसा वैसा। तो बस बोले और मैं करने लगी। और जब मैं राजनीति में आई तो मेरा भी इंटरेस्ट जाग गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति करूँगी, लेकिन जब आई तो पॉलिटिक्स मुझे अच्छा लगने लगा। राजनीति में खुलकर करती हूँ, खुश होकर करती हूँ। कोई दबाव नहीं है कि प्रेशर से मैं राजनीति में आई हूँ। मैं आई और खुल के कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ मैं कि जनता सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हो रहा है। जी मैम, राजनीति में अपना आइडियोलॉजी किसे मानते हैं आप? मैं अपने पिताजी को ही अपना आइडल मानूंगी, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन भी मिला कि मैं राजनीति में जाऊं। तो पहले तो था कि पिताजी के लिए करना है, फिर जब मैं करने लगी तो मेरा खुद का इंटरेस्ट उस पर इतना जाग गया कि नहीं, यही करना है। क्योंकि मैं दिल्ली में थी, इंटीरियर डिज़ाइनर भी थी, वहाँ मैंने काम भी किया, पर मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था मुझे लगता है। तो जैसे पॉलिटिक्स में आई तो इसमें इंटरेस्ट जाग गया और मुझे अच्छा लगने लगा। तो मेरे पिताजी का सपना भी मेरा रहा और ये खुशी से मैं कर रही हूँ, ये मेरा भी सपना है। ओके। ये आपका पहला बड़ा चुनाव है, कैसा लग रहा है आप? खुशी बहुत है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि लोकसभा के लिए मुझे टिकट दिया जाएगा, उम्मीद था कि विधानसभा के लिए था, लेकिन जब दिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जनता के लिए कुछ कर पाऊँ, मुझे लगता है अपने सरगुजा वासियों के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि मैंने देखा, काफ़ी दिन से मैं घूम रही हूँ, तो देखा कि बीजेपी 20 साल से रही यहाँ, कुछ केंद्र की योजनाएं अभी तक क्षेत्र की जनताओं को नहीं पहुँची है, वंचित रहे। क्षेत्र की जनता ये भी नहीं जानते कि सांसद कौन थे हमारे, क्योंकि जब मैं घूम रही तो मुझे सारी चीज़ पता चल रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं कुछ कर सकूँ, सरगुजा में कुछ नया कर सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ जो एक सांसद कर सकता है। सारी लाभ मैं दिला सकूँ केंद्र से और अपने जनताओं के लिए लड़ूँ और क्षेत्र के विकास करूँ। जी, क्या ये सच है मैम, जब आपको टिकट दिया गया तो पार्टी के ही भीतर अंतर विरोध शुरू हो गया और एक नेता यहाँ तक बोल दिया कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, इतनी छोटी सी ये बात है, पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं है। मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ, मैं कह सकती हूँ, जिसकी कोई विरोध नहीं है। जिन्होंने टिकट भी मांगा उनका भी आशीर्वाद है कि सबकी मैं मेरे चाचा लगते हैं, उस सब का सपोर्ट है, विरोध कहीं नहीं है। किसी एक व्यक्ति का विरोध करने से मैं नहीं मानूंगी विरोध है, वो भी परिवार के सदस्य हैं। किसी ना किसी को तकलीफ होता है किसी बात से, पर्सनल चीज़ें हैं तो पुरानी चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, उनको भी मना लिया जाएगा और उसे मैं विरोध नहीं मानूंगी। कोई एक व्यक्ति करे, इतनी बड़ी चुनाव है, विरोध तो 1000 होने चाहिए, कई होने चाहिए, लेकिन मुझे टिकट मिला तो विरोध मैंने तो नहीं देखा। सब कार्यकर्ता खुश है, सारे नेता खुश है, तो इस विरोध को तो नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जी, जैसे आप जा रहे हैं, जनताओं से मिल रहे हैं, तो जो एक संगठन का साथ होता है वो आपको मिल रहा है सही तरीके से? बिल्कुल, बहुत साथ मिल रहा है। सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सारे युवा, महिलाएं सब खुश होकर आ रहे हैं। मैं जब भी किसी ब्लॉक लेवल की मीटिंग में जा रही हूँ, इतने संख्या पे लोग आ रहे हैं और सब बहुत उत्साहित हैं। सब मिलकर बोल रहे हैं इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही है। जी मैम, आप जिला पंचायत के सदस्य हैं, साथ साथ जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के महासचिव भी हैं। सचिव, राष्ट्रीय सचिव भी हैं। जी, तो जब आप जनता से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, तो उनके लिए, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होता है? लोग आपको समझ पाते हैं? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, जिला पंचायत भी हूँ। जनता मुझे देखकर खुश होती है। अब पता नहीं, जो भी है, मेरा प्रयास रहता है कि जनताओं के लिए कुछ करूँ। युवा भी बहुत मिलकर काम करते हैं मेरे साथ। मुझे नहीं लगता है कि उन लोग मुझे एक नेता या कोई पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग मुझे अपने दोस्त, फ्रेंड या बहन, बेटी के रूप में ही देख रहे हैं। तो बहुत प्यार से राजनीति कर रहे हैं। जी ओके मैम, अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा शुरू किए थे, जिसमें आप शुरू से लेकर अंत तक उनके साथ चले, तो कितना बदलाव आपको देखने को मिला कि जो उसके बारे में, उनके बारे में बोल रहे थे लोग कि ऐसे हैं वैसे हैं, क्या बदलाव आपको दिखा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का था। मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आई और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। राहुल गांधी जी के साथ चले और जो एक्सपीरियंस रहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर तरह के लोग देखे, हर तरह की संस्कृति देखा और
मतलब तरह तरह की चीज़ें हमने देखे, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, जनता का प्यार वही था। भले लैंग्वेज अलग थे, भाषा अलग थे, लेकिन प्यार करने का तरीका एक था। तो और वही काम राहुल जी कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लोगों के दुख तकलीफ़ सुन रहे हैं उनसे मिलकर, तो सीखने को मिला। और मेरा भी कोशिश रहेगा कि मैं भी कुछ इस तरह से करूं, जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं, कुछ सेवा कर सकूं, कुछ प्यार दिखा सकूं। मेरा प्रयास रहेगा। अपने आप को काफ़ी बदला है मैंने और बदलते रहेंगे। ओके मैम, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यात्रा के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं सब में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा जो उनका यात्रा था उसका जो आउटकम निकला वो बेनिफिट के रूप में नहीं निकल पाया कांग्रेस के लिए। देखिए, बुरे चीज़ कुछ दिन के लिए हावी रहते हैं। बुरे चीज़ आए थे, मोदी जी आए हैं, लोग अट्रैक्ट हुए उनकी बुराइयों पे, उनको अच्छाई नज़र आई, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, एक विचारधारा पे चल रही है, वो लॉन्ग टर्म के हैं। भाजपा की जो सोच है, जो उसकी विचार है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। ये कुछ दिन में है, जनता बदल जाएगी, समझ चुकी है। लेकिन बीजेपी बोल रही कि जो न्याय यात्रा है वो राहुल गांधी की नाटक यात्रा है, इससे कुछ नहीं बदलाव होने वाला है, बस ये दिखावा कर रहे हैं, इसका कुछ नतीजा निकल के सामने नहीं आने वाला है। वो पूरा देश, पूरा दुनिया देख रहा है। राहुल गांधी जी का जो यात्रा है उसकी तारीफ हर व्यक्ति कर रहा है। आज राहुल गांधी से डर रहा है बीजेपी, और इस बारे में बोलते हैं उनको, अब उनकी वो सोच होगी, लेकिन राहुल गांधी जी का जो यात्रा है उससे वो डर चुकी है, बौखला चुकी है बीजेपी। तो इस तरह की तो बातें करेगी। ये यात्रा इतना सफल रहा कि पूरा देश और दुनिया इंस्पायर्ड हो रहा है। मैं कहती हूँ बीजेपी का कोई भी लीडर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के दिखा दे तो मैं उन्हें मान जाऊँ, वो भी अपने देश के लोगों के लिए। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जब खुद नहीं कर सकते तो दूसरों की बुराइयाँ ही खोजते हैं, बीजेपी की आदत है, तो उन्हें करने दीजिए। राहुल गांधी जी को दुनिया चाह रही है। अब लोकसभा चुनाव के ऊपर आते हैं मैम। आपके सामने जो प्रतिपक्ष हैं वो आप ही के पार्टी से हैं, आप उन्हें जान रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि एक अपनी विरोधी पार्टी के साथ लड़ रहा हूँ, कि चिंतामणि जी जो आप ही के पार्टी के एमएलए रहे एक समय में, उनके साथ लड़ रहे, तो एक अपनापन की भाव है कि एक विरोधी वाला भाव, कैसा देखते हैं आप? चिंतामणि जी मेरे आदरणीय रहे हैं, उनसे काफ़ी मुलाकात मेरा हमेशा रहा है। अब बीजेपी ने क्या सोचकर उन्हें दिया वो समझे, क्योंकि मैं तो ये अभी भी वो कांग्रेस से गए हुए हैं। मुझे लगता है बीजेपी में भी काफ़ी वरिष्ठ ऐसे नेता थे जिनको टिकट दे सकते थे। तो मुझे लगता है अब जनता को 2 कांग्रेसियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं तो जनता से बोलूँगी कि आपको जो बेटर लगता है उसका सपोर्ट करिए, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि चिंतामणि जी से 1000 गुना बेटर करूँगी, दौड़ूँगी, भागूँगी, लड़ूँगी और जनता के लिए करूँगी। तो मुझ पर भरोसा जताएं वो जी। एक तरफ मैम आप युवा हैं, आपका युवा सोच है, लेकिन वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ तो उनके पास अनुभव की खान है। दोनों में टकराव होगा तो जनता किन्हें चुनने का अपना एक ओपिनियन बनाएगी? क्या लगता है कि आपको चुनेंगे कि उन्हें चुनेंगे? देखिए, उनको अनुभव है, मैं मानती हूँ, पर मैं युवा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि अनुभव नहीं है। पॉलिटिकल फैमिली से मैं भी बिलोंग करती हूँ। आज जो मेरी उम्र है, मैं कहूँगी उतने साल का एक अनुभव मुझे भी है। तो अनुभव की तो बात नहीं करना चाहिए। तो मैं तो अब विश्वास है मुझे कि मैं अच्छे से काम करूंगी, और अनुभव को मैटर नहीं करना चाहिए कि वो वरिष्ठ हैं। मैं तो ये कहूँगी वो वरिष्ठ हो चुके हैं, जो मैं कर सकती हूँ वो नहीं कर पाएंगे। चिंतामणि के बीजेपी में जाने से क्या कांग्रेस को नुकसान हुआ है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। वो अच्छा हुआ, चिंतामणि जी चले गए, उनका कभी इधर कभी उधर होता है। कांग्रेस पार्टी में साफ़ सुथरे लोग रहने चाहिए जो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर जाएं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा एक लाइन पकड़ती है, और बीजेपी की विचारधारा है जो कि मुझे नहीं लगता देश हित में काम करता है। तो अच्छा ही हुआ वो चले गए अपनी जगह पे। तो उन्हें आप चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं चिंतामणि जी को चुनौती बिल्कुल नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, ये चुनाव मेरे लिए चुनौती है, क्योंकि ये मेरा पहला बहुत बड़ा चुनाव है। लोकसभा एक युवा को दिए हैं, और मेरे लिए चुनौती है, मेरा पर्सनल चुनौती है, और इस चुनौती का मैं सामना करूँगी, और मुझे पूरा विश्वास है मैं इस चुनाव को जीत रही हूँ। इसके अलावा भी आपके सामने 2 और चुनौती है मैम। पहला कि यहाँ जो सरगुजा लोकसभा है, यहाँ 8 विधानसभा आती है, जितने भी विधानसभा में है सब में बीजेपी के एमएलए हैं। और दूसरा ये
कि अभी तक यहाँ बीजेपी अजय रही है, तो ये जो दो है उनको आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए, ये जो बात है बीजेपी की ही एमएलए हैं, तो पिछले बार हमारे भी कांग्रेस के ही थे, फिर भी बीजेपी आ गया था। हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी, हमने मेहनत नहीं किया होगा तो 20 वर्ष हमारे हाथ में नहीं आई थी, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है और हम दुगुना मेहनत कर रहे हैं। और बीजेपी के जो प्रताड़ना है ये सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। महंगाई, बेरोज़गारी, लोकतंत्र खतरे में है, आज युवा बेरोज़गार पड़े हैं, तो जनता जाग चुकी है। अब है वक्त बदलाव का, और ये होकर रहेगा। जी, एक बात और मैम जो सुनाई दे रही है पार्टी की ओर से, खासकर कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि जो पिछले बार जो उम्मीदवार थे कांग्रेस की ओर से खेलसाय जी, उन्हें टिकट न देकर इस बार आपको दिया गया है, तो ऐसा क्या उन लोग को लगा या फिर आप भी अपने आप को दावेदार मार रही थी, तो इसके पीछे का कारण? खेलसाय जी मेरे बाबा हैं, वो वरिष्ठ हो चुके हैं, वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, काफ़ी बार उन्होंने लड़ा, तबीयत भी ख़राब रहती है उनकी, तो बस यही कारण है। हम एक ही परिवार से हैं, तो मुझे मौका मिला है, उनका आशीर्वाद है, तो कुछ अच्छा करेंगे। मैम, एक और फैक्टर जो हमें देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में, जो टिकट बांटने का जो वो रहता था समय, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस देरी की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ऐसा जो गणितज्ञ हैं, जो चुनाव के बारे में जानते हैं, उन लोगों का कहना है। और वही इस बार भी हुआ। और जो चौथा लिस्ट है कांग्रेस की ओर से, जिसमें जो आपका नाम जारी हुआ था, वो मेरे ख्याल से 27 मई को जारी किया गया, और इससे पहले बीजेपी बहुत पहले जारी कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ेगा कि आपके पास समय कम रहेगा जनता के बीच जाने के लिए? जी, ऐसा नहीं है, समय कम नहीं रहा, क्योंकि हमें पहले से ही बोल दिया गया था, जितने कैंडिडेट्स जो दावेदारी कर रहे थे उनको पहले से बोल दिया गया था कि आप तैयारी करिए, अब जो सही होगा उनको करेंगे। तो हम तो मेहनत 1 महीने पहले से ही कर रहे थे, टिकट मिलने से पहले से ही, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है मैम चुनाव में, वो है ईडी का। अभी विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष को दबाने के लिए, तो इनसे आप कितना सहमत हैं? देखिए, बीजेपी बौखलाई हुई है, इतनी डरी हुई है कांग्रेस पार्टी से, गठबंधन पार्टी से, वो इस तरह की हरकत कर रही है। वो कहते हैं अब की बार 400 पार, अगर 400 पार है तो ईडी कांग्रेसियों पर क्यों लगा रहे हैं? हमारे दो मुख्यमंत्री को क्यों उन्होंने ईडी लगाया, ये मुझे बताइए। आज जेल में ये क्या संविधान है? उनको डर है, बौखलाहट में वो कुछ भी कर रहे हैं। आज तक जो देश में नहीं हुआ था वो करे जा रहे हैं, और इनकी बौखलाहट को देश की जनता समझ रही है, और नतीजा भी आपको दिख जाएगा इस चुनाव में। एक और बात मैम, जैसे चिंतामणि महाराज जी के ऊपर एक समन आया था ईडी के द्वारा, और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। अभी वो क्लीन चिट उन्हें दे दिया गया है, तो आपका एक बयान आया था कि गंदगी हमारे पार्टी से बीजेपी पार्टी में चली गई, उसके बाद वो बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें धुल कर वो पाक साफ हो गए। तो आपको ये लगता है कि वहाँ बीजेपी में जाने के बाद चिंतामणि जी के ऊपर जो था समन वाला केस वो ख़त्म हो गया, ऐसा सही? ये बिल्कुल 101% सच है। आपने खुद लिस्ट देखा होगा, हमारे कई नेताओं ने दिखाया होगा कि उसमें चिंतामणि जी का भी नाम था और कई कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं का नाम था, और जैसे ही चिंतामणि जी बीजेपी में गए तो उनका नाम उस लिस्ट से हट गया। तो ये बीजेपी की सोच है, लोगों को इसी तरह से हरकत कर रही है, डर के मारे जो कर सके। और चिंतामणि जी तो वैसे खुद की इच्छा से गए हुए हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, बीजेपी की एक घटिया नीति है, अपने पार्टी में लाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करती है, और जिसको भी डर है ईडी से वो जाता है बीजेपी। मैम, अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई है, तो हार के पीछे का कारण क्या समझती हैं आप? मुझे लगता है जो हार का कारण है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी रही होगी, लेकिन इससे भी बड़ा कारण मैं ईवीएम मशीन को भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। इस पे हमने कई बार अप्लाई भी किया था कोर्ट में कि इस तरह की जो हरकत इसे ईवीएम से ना किया जाए, बैलेट पेपर से किया जाए, लेकिन ये हमारा हो नहीं पाया। प्रयास करेंगे भविष्य में हम लोग कि ईवीएम से ना हो, क्योंकि ये गलत चीज़ है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया उस देश में भी नहीं हो रहा है, तो हम भी नहीं चाहते कि यहाँ हो अब, क्योंकि जब मोदी जी आए हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, फ्रॉड तो है ही है, वो गलत तरीके से चुनाव जीत रहे हैं ये सारे।
आप एक शिक्षित महिला हैं मैम, आपका भी ये कहना है, आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पर कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली हो सकती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं कि आप आइए, अपना दिखाइए जो भी करना चाहते हैं इसको हैक करके, तो इसमें विपक्ष असफल हो रही है, उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये कहाँ तक सही है? बहुत बड़े बड़े लोग रिसर्च किए इस पर, इसमें एक सच्चाई है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा काम किया, आपने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देती हूँ, इतना अच्छा काम करने के बाद भी हार कैसे गए वो, और वोट्स भी डाले, कई जगह हमने जाके सर्वे किया, पता किया, तो सबका कहना हमने कांग्रेस को दिया है। देखिए, मोदी जी का काम ही है झूठ फरेब से चुनाव जीतने का, लोगों को धोखा देकर। 100% उन्होंने कुछ धोखाधड़ी किया है। ईवीएम का तो खेल रहा है, हमारे चुनाव को हार मिली, इसीलिए हम हारे हैं, मुझे लगता है। ठीक है मैम, आप मोदी जी के जो 10 साल का कार्यकाल रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं बेरोज़गारी देखती हूँ। 10 साल में बेरोज़गारी की सीमा इतनी पार हो चुकी जो आज तक कभी नहीं हुआ। नोटबंदी देखती हूँ, महंगाई देखती हूँ, आज देश की लोकतंत्र खतरे में है। मतलब मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया हो जिससे हम गर्व से कह सकें कि ये हमारे प्रधानमंत्री है। झूठे वादे, जुमलेबाजी करना उनकी नीति है, मुझे लगता है। कुछ अच्छा काम करते प्रधानमंत्री होने के नाते मैं अटल बिहारी जी को सल्यूट करती हूँ। वो बीजेपी के थे, एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मोदी जी में वो क्वालिटी नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्वालिटी की बात ही नहीं है, समझदारी और एजुकेशन भी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो दूसरों के दिशा निर्देश पर चलते हैं, वो देश हित में काम नहीं करते हैं, किसानों के लिए काम नहीं करते हैं, आम जनता गरीब के लिए काम नहीं करते हैं। मोदी जी उद्योगपतियों के नेता हैं, उनके लिए काम करते हैं, और कुछ ऐसा काम नहीं किया गया है उनके द्वारा कि हम खुशी से कह सकें कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। जाति धर्म के नाम से लड़ाई करवाना उनकी सोच है, और बस उनका ये आखिरी समय है, मुझे लगता है। जी, फिर भी से मैम बीजेपी के पास एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए एक चेहरा है मोदी जी का, विपक्ष में कौन है? देखो, संगठन डिसाइड करेगी, इसके लिए मैं नहीं बोलूँगी। हमारी संगठन जो भी निर्णय लेगी उस पर हम लोग अग्री करेंगे। राहुल गांधी को आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, हमारे वो आइडल हैं, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। मेरा पर्सनल सोच है कि राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश का उद्धार होगा। आज तक इस देश में जो नहीं हो पाया वो होगा, देश में खुशहाली आएगी, मुझे ऐसा। इस बार छत्तीसगढ़ में कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? मुझे ऐसा महसूस है कि 7 सीट हम आ रहे हैं, 7 सीट आएगी हमारी। मैम, आप हसदेव के बारे में बहुत मुखर रही हैं, गंभीर भी रही हैं, लगातार इसके ऊपर बोलती भी आ रही हैं। हसदेव जंगल के बारे में आपका क्या रोड मैप है, क्या विज़न है, अगर आप जीत कर आ रही हैं तो? मैं हर प्लेटफॉर्म में बोल रही हूँ, हसदेव की आवाज़ बनकर मैं संसद में गूंजूंगी। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जल जंगल ज़मीन सिर्फ हमारा नहीं, हर वर्ग का है। हम सब इसके लिए लड़ रहे हैं, और जो बीजेपी ने किया है, अदानी अंबानी को हमारे जल जंगल ज़मीन को देने का जो कोशिश किया है, दे ही दिया है, लेकिन हम इसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं संसद में जाती हूँ, हसदेव का मुद्दा उठाऊंगी और हम अपना हसदेव बचाएंगे। और ये जो बीजेपी की सोच है कि जल जंगल ज़मीन ख़त्म करके हम आदिवासियों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं होने दूंगी, मैं विश्वास दिलाती हूँ। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। अंत में जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ अगर अपने क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को, सरगुजा की जनता को यही बोलना चाहूँगी कि वक्त है बदलाव का। एक बार मुझ पर भरोसा जताइए। युवा को पहली बार टिकट मिला है लोकसभा में, मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा जताएं। सरगुजा के विकास और उन्नति के लिए मैं काम करूँगी। हमारे बेरोज़गार युवा, हमारी जो महिलाएं हैं, इन सब के लिए काम करूँगी, नई चीज़ें करूँगी। आज तक 20 सालों में जो संसद ने नहीं करके दिखाया है, बीजेपी के संसद ने, वो मैं करके दिखाऊँगी। सरगुजा की आवाज़ बनकर मैं दिल्ली में गूंजूंगी, इसकी मैं वादा करती हूँ। आप सबका साथ चाहिए, एक बार मुझ पर भरोसा जताइए। धन्यवाद। तो आपने सुना शशि सिंह जी को। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।